दोस्तों नमस्कार। बहुप्रतीक्षित भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 के तर्ज पर ही अब भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया है, लेकिन इसके नाम में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है और इसमें को भारत जोड़ो यात्रा के जगह पर इसका नाम रखा गया है भारत न्याय यात्रा। यहाँ पर जो इस यात्रा का जो कॉन्सेप्ट है या इसका थीम कह लीजिए, ये बहुत ही अच्छा थीम है, देश के संविधान के अनुसार थीम है और इस पर मैं और अभी आगे चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आप इस यात्रा के बारे में जान लीजिए। ये जो यात्रा है भारत न्याय यात्रा, जिसको कि नाम दिया गया है, और ये यात्रा 14 जनवरी से स्टार्ट होगी। अभी दिसंबर का महीना चल रहा है, अगले 14 जनवरी से स्टार्ट होगी और 14 जनवरी से स्टार्ट होकर के ये 20 मार्च तक यात्रा चलेगी। लमसम जो है कुल मिलाकर के 67 to 68 डेज की ये जो है पूरा यात्रा हो गई और इसकी शुरुआत जो है वो मणिपुर से की गई है और इसकी जो अंतिम जो पड़ाव होगा वो महाराष्ट्र होगा, यानी कि फ्रॉम मणिपुर टू मुंबई ये यात्रा होगा। और इस दौरान जो है ये मणिपुर टू मुंबई ये लगभग ये पूरा 14 राज्यों को कवर करेगी और उत्तर भारत के जितने भी प्रमुख राज्य हैं उन सभी राज्यों से ये यात्रा गुजरेगी। नॉर्थ ईस्ट के अलावा जितने भी राज्य हैं, यूपी है, बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है, इवन गुजरात है, महाराष्ट्र है, अंतिम पड़ाव इसका मध्य प्रदेश, ये सारे जो उत्तर भारत के जितने भी प्रमुख राज्य हैं उन सभी राज्यों से ये यात्रा गुजरेगी। 14 टोटल राज्य हैं। जो पूरी जो डिस्टेंस है, मतलब फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, पूरब से पश्चिम जो यात्रा ये कवर करने वाली है वो एक बहुत ही बड़ा डिस्टेंस है। 6,200 किलोमीटर की ये दूरी तय की जाएगी इस यात्रा के दौरान। और इन 14 राज्यों के कुल मिलाकर के 85 डिस्ट्रिक्ट्स को, जिलों को ये यात्रा कवर करेगी। और इसकी जो शुरुआत है मणिपुर से होगी। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो इसको हरी झंडी दिखाएंगे, इसकी यात्रा के शुभारंभ करेंगे और इसके बाद जो है ये यात्रा जो है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में निकल पड़ेगी। अब हम बात करते हैं कि इस यात्रा का जो थीम है ना, इसका नाम जो रखा गया है कि भारत न्याय यात्रा। यहाँ पर जो न्याय जो शब्द है ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत सारगर्भित है। ये जो न्याय की जो ये अवधारणा है, जो संकल्पना है, ये बेसिकली ये कांग्रेस पार्टी का नहीं है। ऐसा नहीं कि एक कांग्रेस पार्टी ने इसको जन्म दिया है ना। ये बेसिकली हमारे संविधान से उठाया गया है न्याय जो शब्द है। और हमारे संविधान के अंदर जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना प्रियम्बल जिसको कि कहते हैं, प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना बेसिकली हमारे संविधान का एक झलक है। उसको अगर आप पढ़ते हैं प्रस्तावना को, तो उस प्रस्तावना को पढ़ करके आपको पूरे संविधान का निचोड़ या सार तत्व उस प्रस्तावना के अंदर आपको मिल जाएगी। और उसी प्रस्तावना के अंदर जो है ये न्याय शब्द का उल्लेख किया गया है और वहाँ पर 3 तरह के न्याय की बात की गई है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो ये जो न्याय का जो विचार है, न्याय का जो विचार ये इस यात्रा में लिया गया है, ये उसी हमारे भारत के संविधान से लिया गया है, जो कि ऐसा मेरा मानना है कि हिंदुस्तान का सबसे पवित्र ग्रंथ है, जिसके अनुसार पूरे देश का शासन व्यवस्था चलता है और उसी संविधान को बचाने की एक मुहिम है इस यात्रा के थ्रू। तो ये जो कॉन्सेप्ट है जो कांग्रेस पार्टी ने लिया है, ये संविधान से लिया गया है और इसीलिए इसका नाम जो है भारत न्याय यात्रा रखा गया है। और आपको याद हो अगर, तो 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस पार्टी ने न्याय नाम की एक स्कीम भी लेकर के आई थी कांग्रेस पार्टी, ठीक है। तो ये जो है यहाँ से न्याय शब्द आया है और इसीलिए ये जो भारत न्याय यात्रा है, इसके 3 प्रमुख स्तंभ कह लीजिए या उसका थीम कह लीजिए: आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और तीसरा राजनीतिक न्याय है। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि ये आर्थिक न्याय और ये सामाजिक न्याय और ये राजनीतिक न्याय क्या है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में या थोड़ा सा आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। आर्थिक न्याय जो है वो हमारे संविधान में भी कहा गया, जो
उसमें भी कहा गया। और यहाँ आज हम जो परिस्थिति देख रहे हैं कि हमारे देश के अंदर जो आर्थिक विषमता है वो काफ़ी बढ़ चुका है, यानी कि एक अमीर और एक गरीब के बीच में जो खाई है, जो गैप है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जिसके पास धन है उसके पास बहुत ज़्यादा है, और जिसके पास नहीं है उसको अपनी दैनिक ज़रूरतों को भी पूरा करने के लिए बहुत मेहनत मशक्क़त करना पड़ता है। तो जो आर्थिक न्याय है वो यही कहता है कि जो विषमता है समाज में धन के आधार पर, उसको कम किया जाए। ये हमारा संविधान भी कहता है, ये हमारा संवैधानिक हक है, और सरकार से ऐसी उम्मीद की जाती है कि वो इस विषमता को कम करेगा। लेकिन अभी वर्तमान में हो क्या रहा है, ये विषमता बढ़ता ही जा रहा है। किसी के पास खाने के लिए नहीं है और किसी के पास पूरा धन का संकेंद्रण हो चुका है, और दूसरी तरफ लोगों के ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है महंगाई के रूप में। डबल, एक तरह से कहिए कि डबल मार पड़ रही है। एक तरफ आपका पास इनकम के जो सोर्सेस हैं वो कम होते जा रहे हैं, आपकी आमदनी कम होती जा रही है, और दूसरी तरफ जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है। तो जो एक सामान्य नागरिक है ना, वो अपने रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने में ही उसकी हालत ख़राब है, वो उसको पूरा नहीं कर पाता है। तो फिर वो अपने जीवन की जो बाकी चीज़ें हैं वो कहाँ से पूरा करेगा। तो जो ये आर्थिक विषमता है, इसको समाप्त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये जो है ये सरकार का एक प्रमुख दायित्व है, प्रमुख कर्तव्य है, जिसको कि निभाने में जो वर्तमान की मोदी सरकार है वो पूरी तरीके से विफल है, असफल है। और इसीलिए आज के डेट में हमारे देश के अंदर 80 करोड़ आबादी 5 किलो अनाज पर निर्भर है। ये कोई गर्व की बात नहीं है, ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। ये भारत देश के लिए बहुत ही शर्मिंदा करने वाली बात है कि इस देश की एक बड़ी आबादी, आधा से अधिक आबादी 5 किलो अनाज पर निर्भर है। तो ये जो है आर्थिक क्षमता है, और इसीलिए आर्थिक न्याय की बात करना संवैधानिक है और बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी जो पहलू है इस भारत जोड़ो यात्रा का वो है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय कहता है ये बेसिकली कि हमारे देश के अंदर जो भेदभाव है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, खास करके जाति और धर्म के आधार पर, इसको ख़त्म करने की बात करता है सामाजिक न्याय। और अभी जो है हमारे देश के अंदर ये व्यवस्था जाति और धर्म की जो राजनीति है वो इतनी अधिक गर्मा चुकी है कि बिना उसके ऐसा लगता है कि राजनीति होगी ही नहीं। और ख़ास करके जो बीजेपी का जो काल है, जो अभी नरेंद्र मोदी का शासन है, कि यहाँ पर तो हर दिन आपको जाति और धर्म के नाम पर समाज में, देश में नफ़रत फैलाई जा रही है, नफ़रत की बीज बोई जा रही है। तो ये जो सामाजिक असमानता है, इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, और वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है राहुल गांधी के इस भारत न्याय यात्रा का। ये कितनी विडंबना है, आप ये देखिए कि एक तरफ इस देश के अंदर लोग कहते हैं कि जाति व्यवस्था को ख़त्म किया जाए, और दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं ओबीसी हूँ, हमारे देश के उपराष्ट्रपति कहते हैं कि मैं तो जाट हूँ। कितना ये विडंबनापूर्ण है कि इतने उच्च पदों पर बैठे हुए लोग, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग अपनी जाति की राजनीति करते हैं। तो कहाँ से आप सामाजिक न्याय की कल्पना करेंगे? कहाँ से आप जो सामाजिक भेदभाव है जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, लिंग के आधार पर, कैसे उसको आप ख़त्म करेंगे? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसीलिए इस यात्रा के माध्यम से, भारत न्याय यात्रा के माध्यम से सामाजिक न्याय को लाने की बात की जा रही है, जो कि एक संवैधानिक पहलू है। ये हमारे संविधान में लिखा गया है, संविधान में हमारे इसका उल्लेख किया गया है। और तीसरी जो चीज़ है वो है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय के तहत क्या है कि आप आज जो हमारे देश के अंदर स्थिति है कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है, पूरा का पूरा जो तंत्र है, वो एक व्यक्ति के पीछे आके खड़ा हो चुका है। तो आप एक जो राजनीतिक माहौल है वो पूरी तरह से असंतुलित हो चुका है। यहाँ पर न सिर्फ चुनाव आयोग की बात करना ज़रूरी है, बल्कि इसके अलावा जितने भी तमाम
संस्थाएं हैं इस देश के अंदर, वो सबका झुकाव नहीं बल्कि वो पूरी तरीके से एक तरफा होकर के एक व्यक्ति के सपोर्ट में खड़ी हो चुके हैं और उसी के लिए ऐसा लगता है कि वो काम कर रही है, उसी के इशारे पे काम कर रही है। तो बाकी के जो लोग हैं उनको कैसे राजनीतिक लाभ मिलेगा, उनको कैसे उनको एक राजनीतिक जो न्याय की संकल्पना है वो कैसे साबित होगी, कैसे वो सिद्ध होगी। तो ये एक बहुत बड़ा समस्या है और उस समस्या को निदान करने की कोशिश या उस पर बात करने की कोशिश इस यात्रा के माध्यम से की जाएगी। तीसरी चीज़ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये तो भारत जोड़ो यात्रा का ये थीम था और ये 3 जो थीम थे, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय। अब जो है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आखिर इस तरह की यात्रा की ज़रूरत क्यों पड़ी राहुल गांधी को या फिर कांग्रेस पार्टी को। तो इसका बहुत सीधा सा और बहुत सरल जवाब है और इसका उल्लेख पहले राहुल गांधी जो कई मौक़ों पर कर चुके हैं अपने भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 के दौरान। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे देश में क्या हो रहा है अभी कि खुद विपक्ष के जो नेता हैं वो कई मौक़ों पर इस चीज़ को बोल चुके हैं कि जब हम संसद के अंदर बोलते हैं तो हमारी माइक बंद कर दी जाती है, हम जो भाषण देते हैं संसद में उसको डिलीट कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है संसद के रिकॉर्ड से। जब हम बाहर बोलना चाहते हैं तो उसको जो मीडिया है वो हमें टेलीविज़न पर स्पेस नहीं देता है। जो भारतीय मीडिया है जिसको कि गोदी मीडिया कहते हैं, दरबारी मीडिया कहते हैं, ये 24 घंटा एक लाइन पर चलते हैं। एक पार्टी का लाइन है बीजेपी, उसके लाइन पर चलते हैं, उसी को प्रमोट करते हैं, उसी के प्रोपेगेंडा को ये चलाते हैं और सिर्फ नरेंद्र मोदी को दिखाते हैं, सिर्फ उनकी बात करते हैं। विपक्ष के जो लोग हैं वो उनकी आवाज़ को वो जनता तक नहीं पहुंचाते हैं। तो विपक्ष के जो नेता हैं वो जो बोलना चाहते हैं, वो जो कहना चाहते हैं, जब उनकी बात को मीडिया जनता तक नहीं पहुंचा रही है तो वैसी स्थिति में उसका सॉल्यूशन क्या आता है? उसका सॉल्यूशन यही है कि हम डायरेक्ट जो है वो जनता से बात करेंगे, डायरेक्ट अपने आप को हम जनता से कनेक्ट करेंगे। और उसी वजह से भारत जोड़ो यात्रा का ये जो विचार है वो राहुल गांधी के मन में आया, कांग्रेस पार्टी के मन में आया, ताकि हम जनता के मुद्दों को सीधे उनसे मिल कर के हम और बातचीत करेंगे, डिस्कस करेंगे। बीच में जो कि बायस मीडिया है, पूरी तरह से पक्षपात कर रही है, उसकी हमें अब ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए इस भारत जोड़ो यात्रा की ज़रूरत पड़ी और है, और ये लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करने का और उनके जो मुद्दे हैं उस पर बात करने का एक बहुत बड़ा, बहुत बेहतरीन मंच है। अगली और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिसके ऊपर के सबसे ज़्यादा चर्चा हो रहा है, वो ये है कि क्या इस यात्रा का राजनीतिक लाभ 2024 के चुनाव में मिलेगा। और ये जो सवाल है ये ऐसा सवाल है जिसका कि उत्तर किसी के पास नहीं है। ये भविष्य के गर्भ में है कि इसका क्या लाभ 2024 के लोकसभा चुनाव में मिलने जा रहा है कांग्रेस पार्टी को। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये जो यात्रा है ये न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, बल्कि उन सभी लोगों को जो कि कांग्रेस के विचारधारा से संबंध रखते हैं, उन सभी लोगों को एकदम से एक्टिव कर देगा। उनके अंदर एक ऊर्जा का संचार हो जाएगा, उनके अंदर एक जान सी आ जाएगी जस्ट बिफोर लोकसभा इलेक्शन 2024। क्योंकि जो 2024 का चुनाव है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। और ये जो यात्रा है पूरी तरीके से ये जो है एक तरह से आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि ये 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसका एक प्रचार माध्यम भी है। इस यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी हर दिन 2024 के लोकसभा चुनाव का प्रचार करेंगे। हर दिन वो लाखों लोगों से मिलेंगे, हज़ारों लोगों से मिलेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे। क्योंकि आपको पता है कि राहुल गांधी जो कहते हैं कि हम मन की बात नहीं करते हैं, हम जन की बात सुनते हैं।
उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उसका निराकरण, उसका सॉल्यूशन निकालने की बात करते हैं। तो चुनाव से ठीक पहले ये यात्रा निकलना और इसका जो अंत की जो तारीख है 20 मार्च, उसके तुरंत बाद चुनाव का घोषणा हो जाएगा 2024 के। तो ये जो यात्रा है ये एक चुनाव प्रचार का बहुत ही बेहतरीन माध्यम है, जहाँ पर कि न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि विपक्ष के सभी नेता, जो इंडिया अलायंस हैं उसके सभी नेता हर दिन लोगों से मिलेंगे, उनसे उनकी बातें सुनेंगे, उनको कुछ बातें समझाएंगे और इस तरीके से ये चुनाव की तैयारी का एक बहुत ही ज़बरदस्त माध्यम है। और अंतिम जो बात है कि जो 2024 की लड़ाई है, ये लड़ाई मैं मतलब जितना समझ रहा हूँ कि ये लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है इस देश को बचाने के लिए, इस देश के जो संविधान है, संवैधानिक मूल्यों को बचाने की लड़ाई है, इस देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने बेशक से नया संसद भवन तो बनवा दिया, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि ये नया संसद भवन तानाशाही का प्रतीक बन चुका है। आपने अभी हाल की घटना देखी होगी कि किस तरीके से विपक्ष के 140-45 के करीब सांसदों को थोक के भाव से निलंबित कर दिया गया। क्यों? उनका गुनाह क्या था? उनका गुनाह सिर्फ इतना था कि वो सरकार से सवाल पूछ रहे थे कि संसद के अंदर जो सुरक्षा चूक हुई है वो क्यों चूक हुई है। जो बीजेपी के सांसद ने उनको पास दिया है उसकी भूमिका के ऊपर प्रश्न करना चाह रहे थे और ये डिमांड कर रहे थे कि देश के गृह मंत्री सदन के अंदर आए और इन सवालों का जवाब दें। और इसी वजह से, इन्हीं कारणों से विपक्ष के सैकड़ों सांसद को निलंबित कर दिया गया। विपक्ष की जो भूमिका है, एक लोकतंत्र के अंदर जितनी सत्ता पक्ष की भूमिका है उससे कहीं ज़्यादा विपक्ष की भूमिका है। एक मजबूत विपक्ष का होना लोकतंत्र की मजबूती का उदाहरण पेश करता है, क्योंकि ये विपक्ष होता है जो कि जनता के आवाज़ को संसद के अंदर उठाता है, जो कि सत्ता पक्ष को सही रास्ते पर लेकर आता है। जब सत्ता पक्ष अपने रास्ते से अगर अलग हटता है तो उसको सही जगह पर लेकर आने का काम करता है विपक्ष का। तो अगर वो विपक्ष ही नहीं रहेगा तो फिर लोकतंत्र कैसे काम करेगा? आप एक मजबूत लोकतंत्र का जो विचार है या जो सपना है उसको कैसे आप साकार कर पाएंगे? तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि 2024 की जो लड़ाई है वो इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है, संवैधानिक मूल्यों की बचाने की लड़ाई है, लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने की लड़ाई है। और इसीलिए जो लोग इन चीज़ों में विश्वास करते हैं, देश के संविधान का जो सम्मान करते हैं, जो लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, उनको बहुत ही सोच समझ करके अपने जो वोट देने का अधिकार है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, न कि अननेसेसरी और गैर ज़रूरी मुद्दों के बहकावे में आकर के आप अपने मत का इस्तेमाल करें। तो अंत में यही कहूँगा कि भारत न्याय यात्रा को अधिक से अधिक आप जो है सफल बनाएं, इसमें शामिल हों और राहुल गांधी का ये जो मुहिम है कि सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने का, उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।